आपने कभी अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं कभी? अमेरिका वाले वो सारी चीजें ले लेते हैं जो इंडिया वाले मतलब अच्छा कर रहे होते हैं। स्विमिंग और साइकिलिंग फॉर नी पेन्स। भाई तेरा तो बुढ़ापा आ गया, तेरी तो उम्र हो गई है। पेन किलर ले लिया तो लॉन्ग टर्म में वो किडनी लिवर को खराब कर रहे हैं। According to them, this painkiller triggers the stress syndrome. The government is raising an alarm over misuse. इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। आइस और हीट फॉर इन्फ्लेमेशन। ऑर्थोपेडिक्स की मोस्ट ऑफ द जो क्रॉनिक इश्यूज है दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। टियर एंड टियर हुआ है हड्डियों का, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस का वियर टियर हो चुका होता है। डायलॉग याद आता है आमिर खान का, वो कहता है कि नॉलेज जो है ना चारों तरफ बट रहा है। हाँ, तुम्हें जितना उठाने का है उठा लो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा से डॉक्टर देबाशीष जी उपस्थित हुए हैं। सर पिछले 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ पिछले 16 इयर्स से लोगों की जिंदगी और जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। सर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का हर चीज को परसीव करने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई ए तरीके से परसीव करता है तो कोई बी तरीके से। और हमारा जो मोटिव है आज इस रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट का, वो है डायगोनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखने का, यानी कुछ नए तरीके से देखना जहां तक एक आम आदमी नहीं पहुंच पाता, जिस नजरिए से आम आदमी परसीव नहीं कर पाता उन चीजों को। तो मेरा जो आज का पहला क्वेश्चन और आज का जो थीम है बेसिकली कि जिंदगी और जॉइंट पेन, यानी जिंदगी में या आज की डेट में कॉमन मैन के साथ एक जॉइंट पेन इतनी कॉमन सी चीज हो गई है कि जैसे मतलब ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें आलू के पराठे निकलेंगे ही निकलेंगे, या कोई गिफ्ट आया है तो उसे वॉल क्लॉक निकलेगी ही निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है। हाँ, प्यार में धोखा मिलेगा ही मिलेगा काइंड ऑफ। तो ऐसी एक जॉइंट पेन भी एक ऐसी कॉमन सी चीज हो गई है कि जो होनी है हर किसी के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? देखो, ऐसा है कि जॉइंट पेन होना ही होना है, ये मुझे लगता है कि लोगों को ना माइंडसेट चेंज करने का टाइम आ गया है। हम इंडियंस जितने भी है ना, हम लोगों का एक इन जनरल एक वो होता है, नोशन होता है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे तुमने बोला ना कि खाने में आलू परोठे होने ही है उन्हें, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि जॉइंट पेन से बचा जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस जो है ना कंप्लीटली इससे सोल्ड आउट होते हैं कि हम लोगों को होना ही है, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, जो होगा तब देखी जाएगी। एंड दैट्स द सबसे वर्स्ट पार्ट ऑफ द वो है कि जॉइंट पेन्स के बारे में अगर हम जाने कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, डेफिनेटली वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी कैन इवन थिंक अबाउट एज रिलेटेड जो अर्ली आर्थराइटिस स्टार्ट हो रही है उनको रोका जा सकता है। सर एज से मुझे याद आया, मतलब यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि हम लोग जो मतलब आपस में भी दोस्त यार जब बैठते हैं और किसी को कोई पेन होता है एकदम से, तो वो बोलते हैं कि भाई तेरा तो बुढ़ापा आ गया, तेरी तो उम्र हो गई है। तो वाकई में मतलब जॉइंट पेन उम्र के साथ ही आते हैं या आजकल तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस ही हो गई है? तो मतलब देखो, ऐसा है कि जो जॉइंट पेन है उसको ना डिफरेंशिएट करने के लिए दो ब्रॉड कैटेगरीज है। मैं अगर पेशेंट्स को समझाने के लिए बताऊं लेमन टर्म में कि दो मेजर कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होता है आपका एजिंग, जिसको मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूँ, जैसे सर के बाल सफेद हो जाना, ठीक है। दिस कैन हैपन अर्लियर देन, मतलब कि आपके 60 की उम्र से पहले भी हो सकते हैं, बट हाँ 60 साल के बाद बाल सफेद होने एक नॉर्म है। बहुतों के आपने देखा होगा 60 साल के बाद भी बाल सफेद काले रहते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट एवरेज। एवरेज लोग 60 साल 70 साल में बाल सफेद, बट ये नहीं है कि वो 40 में 30 में नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, जैसे मेनली ब्रॉड टर्म हम लोग सब लोग देखते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस वेयर एंड टियर ऑफ जॉइंट होता है। वो अर्ली भी हो सकता है, ठीक है, लेट भी हो सकता है। अगर हम अपने जॉइंट्स को ज्यादा यूज करें तब जल्दी भी घिस सकते हैं, बिल्कुल भी यूज ना करें तब भी जल्दी घिस सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट, जो हम सबसे कॉमनली देखने वाला आर्थराइटिस। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का आता है, मतलब कि आपके बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनके कारण जोड़े खराब हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे कुछ बीमारियां हैं बहुत सारी जिनमें कि हमारे जॉइंट्स जल्दी खराब है। वो किसी भी एज में आ सकते हैं। अर्ली एज मतलब कि वो 10, 12, 15 साल में भी आ सकते हैं, और वो हो सकता है लेट 70s 80s में भी आ सकते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी एक वेरिएंट टेयर है और एक इन्फ्लेमेटरी है। तो वेरिएंट टेयर वाला ही सबसे कॉमनली डिस्कस करते हैं। और जैसा तुमने कहा कि हाँ दोस्तों के जोड़े दर्द हो रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि हाँ एज हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स को डायग्नोस करने से ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। इवन इट कैन बी प्रिवेंटेड फर्दर अप टू जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को रोका जा सकता है, टाइमली डायग्नोसिस। बट जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब ऑर्थराइटिस जो है, मैंने बहुत लोगों को देखा, मतलब
फैमिली में भी और प्रोबेबली सीनियर लोगों को या आफ्टर कोविड ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो ऑर्थराइटिस में रेगुलरली लोगों को पेन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते, रेगुलर नोटिफिकेशन भेजते रहता है ऑर्थराइटिस की, आपको पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये वाकई में क्योरेबल है भी, या इट्स अ लाइफ लॉन्ग देखो, एक डिसीज? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ऑर्थोपेडिक्स की मोस्ट ऑफ द जो क्रॉनिक इश्यूज है दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मेरे को सर्दी खांसी बुखार हुआ, मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया, दोबारा नहीं हुआ। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज मोर ऑफ कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उसके लिए अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटीज कितनी करता हूँ। जॉइंट्स को मोबिलिटी चाहिए, ठीक है, जॉइंट की मूवमेंट करना जरूरी है, जॉइंट की एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करता हूँ। मैं फूड ऐसा लेता हूँ जो कि जॉइंट के लिए अच्छा है, जैसे हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम रिच डाइट, जी। ठीक है। मैं रेगुलर विटामिन डी इंटेक करता हूँ। कार्टिलेज के सप्लीमेंट, जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन सरफेस होती है उनकी जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स में बीच बीच में लेता रहता हूँ। और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपने बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइजेस, रेगुलर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ। अगर ये सब हम करें तो बहुत समय देखा गया है कि जॉइंट के आर्थराइटिस, मतलब वेयर एंड टेयर ऑफ आर्थ जो होता है, जैसे अर्ली वेयर एंड टेयर भी अगर शुरू हुआ है तो हम उसे रोक सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ अब बाल सफेद उगने शुरू हो गए तो मेरे बाल काले उगने शुरू हो जाए, ठीक है। मगर मैं इनकी केयर ले सकता हूँ ताकि अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो और ज्यादा जल्दी पके ना या झड़े ना, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर वी शुड इवन स्ट्राइक अर्ली। बट ऐसा होता था जैसे मतलब बचपन में जब से फ्रैक्चर हो जाता था या कोई और भी पेन उठता था या चोट लग जाती तो घर वाले कहते थे हल्दी वाला दूध पी लो। तो हल्दी वाला दूध आजकल टर्मरिक लाटे के नाम से लोग बहुत ज्यादा उसको मतलब फन भी करते हैं उसके ऊपर। तो क्या वो वाकई में एक अच्छा सॉल्यूशन था, जैसे मतलब आप बता रहे हैं न्यूट्रिएंट इनटेक? हाँ, मतलब देखो, आयुर्वेद में जो भी चीजें अच्छी थी या हमारे इंडियन मेडिकल साइंस जो ओल्ड, मतलब जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट था, उसमें कुछ चीजें अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं दिया है। हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली मैं भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं उसको प्रमोट करूंगा एलोपैथी चीज, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स थी या घर के नुस्खे थे वो खराब थे। नाउ हल्दी विद मिल्क, तुम इसे साइंटिफिक बेसिस अगर तुम इसे देखो तो तुम सोचोगे कि अमेरिका वाले वो सारी चीजें ले लेते हैं जो इंडिया वाले मतलब अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे हल्दी का जो करक्यूमिन उसका एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर कार्टिलेज। ओके। ना करक्यूमिन, हल्दी अगर आप ऐसे कच्ची खाओगे या आप पाउडर खाओगे तो वो हजम नहीं होगी, इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब। उसके लिए आपको फैट डाइट की जरूरत होती है। मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट होता है, आप उसको फैट के साथ मिक्स करते हो। अब वो करक्यूमिन जो है वो एक्सट्रैक्टेबल हो जाता है और वो आपको एब्जॉर्ब कर सकते हो ना। अमेरिका वालों को ये समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि हल्दी के एक्सट्रैक्ट करक्यूमिन को लिया, करक्यूमिन के कैप्सूल्स बेचते, ठीक है। वो महंगी भी पड़ती है आपको और ट्रीटमेंट भी वैसा नहीं होता है। अब आप अगर हल्दी वाले दूध किसी के, मतलब एक पॉश सोसाइटी में किसी घर में बोलेंगे हल्दी वाला दूध, अगर दादी पीछे से बोले तो 10 लोग बोलते हैं अरे ये भी कोई खाता है क्या, ये भी कोई करने की चीज है। मुझे लगता है कि दिस इज एक्चुअली one of the best treatment in joint pain, in injuries, which should be actually followed. और हम क्या है कि हम चेंज इतना होते हैं, अमेरिका को इतना फॉलो करते हैं कि अमेरिका हमारे सामान को वापस हमें भेज देता है, ठीक है, पैक करके। सो आई थिंक वी शुड नॉट डिस्करेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कुछ चीजें अच्छी हैं, हाँ डेफिनेटली कुछ चीजें खराब है। रिसर्च एटीट्यूड निकालना होगा इंडियंस को अगर आगे बढ़ना है। बहुत सारी अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें अमेरिका को दिखती है वो हमारे इंडियन मेडिसिनल, उसको कन्वेंशनल मेडिसिन से लेता जाता है, ठीक है, और हमें ही भेज देता है। तो ऐसा मतलब नॉर्मली जैसे आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक की फील्ड में, तो देखा ही जाता है, मतलब मैंने अपनी फैमिली में भी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जब भी वो भी पेन उठा तो जब भी मैं उनसे बोलूंगा कि आप डॉक्टर के पास चलो तो दे लेकर नहीं नहीं वहां तो सिर्फ एक पेन किलर दे देगा डॉक्टर। एंड फिर कई बार ये भी होता है कि जो ज्यादा ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब जो खुद को डॉक्टर मानते हैं, राइट, वो खुद मेडिकल से जाके कोई भी पेन किलर लेके खा लेते हैं।
तो कौन सी पेन किलर ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो डॉक्टर देता है या जो लोग खुद अपने आप खुद को प्रिस्क्राइब कर लेते हैं? देखो मैं कमर्शियल डॉक्टर हूँ। मैं अपना नाम को अगर मैं बोलता हूँ डेफिनेटली कि कमर्शियल में फ्री में तो नहीं देख रहा हूँ, ओपीडी फी पे कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ओपीडी फी पे करने के बाद अगर मैं पेन किलर लिख रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंट्स को इवन मेरी फी पे करने की जरूरत भी है। वो तो डायरेक्टली किसी भी फार्मेसी में जाके वो बोलेंगे ये पेन किलर दे दो, कोई भी देने वाला है। नाउ अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड पेन किलर्स। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट पेन किलर्स। ठीक है, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई एम सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट पेन किलर। व्हाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पेन किलर्स जो है वो हमारे लिवर किडनी दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि पेन किलर्स का साइड इफेक्ट ऑन हार्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारे जो हार्ट के अटैक्स होते हैं उनमें बहुत हद तक, आप अगर पेशेंट्स को पूछोगे कि आपका डेली रूटीन में आप कितने पेन किलर्स खाते थे, ठीक है, अब देखोगे जिनको भी मैसिव हार्ट अटैक्स होते हैं, मैसिव कार्डियक इश्यूज होते हैं, उनमें वो लोग रेगुलर पेन किलर फॉर सम ऑफ द अदर इश्यूज लेते हैं। किडनी फेलियर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज एसिडिटीज। ठीक है, सो ये गलत है। पेन किलर, आपको एक चोट लगी, मैंने एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया, मुझे पता है कि हाँ आपका दर्द 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। बट फॉर क्रॉनिक इश्यूज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोग क्या करते हैं, जैसे तुमने ये सवाल एकदम सही पूछा कि आप बोलोगे कि अभी दर्द हुआ है तो डॉक्टर को दिखा लो, तो यार डॉक्टर भी तो पेन किलर देगा इन जनरल, एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग पेन किलर एज एन एसओएस। स्टार्टिंग होती है एसओएस, आज मेरे को जरूरत पड़ी ले ली, महीने में 1 दिन जरूरत पड़ी ले ली, फिर हफ्ते में 2-3 बार, और फिर डेली रोज लेने लग जाता है, पता भी नहीं चलता है। एंड वी एंजॉय इट इनिशियली बिकॉज हमारा पेन चला गया है, मैं वॉक कर पा रहा हूँ, एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। नाउ मास्किंग समथिंग, ठीक है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और आप रिपोर्ट नॉर्मल क्रिएट करके देते रहोगे तो लोग ये लगेगा कि हाँ तो इन्फेक्शन तो है नहीं। अब इन्फेक्शन ऐसे स्टेज पे पहुंचे जिसमें ट्रीटेबल ही ना रहे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो आके मेरे पास ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी घुटने क्यों खराब हो गया और आप मुझे ही सर्जरी क्यों बोल रहे हैं? अरे जिस स्टेज पे आप बचाने वाला काम करना था उसमें तो आई नहीं। ठीक है, तो सेविंग जो है, प्रिजर्वेशन जो है, वो किसको सोचना चाहिए? जो पेशेंट के साथ आया है, जैसे माँ बाप के साथ बच्चा आया ना, दे आर द राइट ऑडियंस एंड टारगेट पॉपुलेशन जहाँ पे वी कैन थिंक ऑफ सेविंग द जॉइंट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियंस में ना जब किसी को छोटी मोटी इश्यू होती है ना तो कोई दिखाना नहीं चाहता। इट इज ऑलवेज बिगर थिंग्स व्हेन दे कम एंड दे विल से कि हाँ पेन किलर तो डॉक्टर तो पेन किलर दे। डॉक्टर पेन किलर नहीं देने वाला है, आपको सोचना है। एंड कुछ हद तक मुझे लगता है कि कुछ हम लोगों के प्रोफेशन में हम लोगों ने ये चीज खराब की है, या मुझे लगता है मेडिकल फार्मेसीज में लोगों ने खराब की है कि पेन किलर इज वेरी इजीली अवेलेबल एंड मेनी टाइम हम बहुत 100-150 पेशेंट देख रहे होते दिन में। आई हैव टू राइट समथिंग व्हिच इज वेरी फास्ट। ठीक है, आप डिटेल में जाने की सोचते ही नहीं हो, आप फटाक से लिख देते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जब मैं काम करता था तो वी यूज्ड टू राइट पेन किलर्स देन एंड देयर। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे काम का होता था उस पर हम सोचते थे, एग्जाम ओरिएंटेड पेशेंट्स। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लैकिंग हमारे अंदर ही है, जिसके कारण हम लोगों ने ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। बट आई फील इज कि यस प्रिवेंशन बेटर है। डॉक्टर के पास ये मत सोचो कि वो पेन किलर ही देने वाला है। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट, एंड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ पेन किलर। बट ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि आज की डेट में लोगों का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया। वो 30 सेकंड की रील देखते हैं, उसको भी 10 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं, राइट? तो वो इंस्टेंट रिलीफ वाला जो जमाना आ गया है ना, कि मतलब वॉलिनी या मूव वाला, कि भाई तुरंत लगाओ तुरंत ठीक। तो उस वजह से शायद लोगों को पेन किलर्स कई बार समझ में भी आती है कि भाई दर्द हुआ है तो $0 खा लिया और ठीक है, अब सब बढ़िया है। हाँ, तो यही मुझे लगता है कि डॉक्टर का ना एक और रोल जरूरी है कि यस इट हैज टू बी फास्ट, बट उसी फास्ट तरीके से एक दिमाग में फिलॉसफी डाल देनी है कि हाँ आपको एक्सरसाइजेस साथ में करके इसको आगे प्रिजर्वेशन की तरफ सोचना है। डेफिनेटली यस, एक्यूट पेन के साथ ही कांटेक्ट होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जब भी कुछ गड़बड़ लगती है, जैसे पेशेंट एक आया कि सालों से बैक पेन था, अभी बहुत बढ़ गया है, हिल ही नहीं पा रहा है, मैं उसको पेन मेडिसिन देता हूँ, उसको साथ में लिख देता हूँ कि जब पेन कम हो जाए, जब वापस आओगे ना, तो अपना बोन डेंसिटी या एक्सरे करवा के मुझे दिखा देना अगली बार, नॉट दिस टाइम। नाउ आई नो कि पेशेंट रिलीव होने के बाद ना 80% नहीं आएंगे, 90% नहीं आएंगे, बट यस 10% आएंगे। फोकस ऑन दोज 10%
where you can change, not on 100%, where I may not be able to think कि मैं उनको कुछ चेंज कर सकता हूँ। मेरी फिलोसफी एकदम सिंपल है, 100 में से 10 भी अगर आ गए, एक भी अगर आ गया वापस, उसे सही कर दो, ठीक है। सही बात है, सही ठीक तरीका है। है। बट ऐसा मैंने मतलब एक चीज और ही मैंने पेन के साथ देखी कि जब भी ऐसे कोई पेन किसी को होता है और वो ऐसा लोग कहते हैं ना यहाँ पे कि मतलब दर्द को थोड़ा सह भी लेना चाहिए, तो उस वजह से शायद वो लॉन्ग टर्म तक उसको सहते रहते हैं, फिर आपके पास आते हैं। बट इस दौरान में ये भी देखा जाता है कहीं ना कहीं पेन ना बहुत एक सिग्निफिकेंट रीजन हो जाता है कि आपका मूड या आपका बिहेवियर कैसा है। और प्रोबेबली शायद नी पेन या शोल्डर पेन जो भी पेन हो रहा हो हमें, वो कहीं ना कहीं हमारे मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिफाइन करने लगता है कि हम गुस्से में है तो शायद वो पेन की वजह से ही है, हमारा मूड खराब है, और पेन नहीं है तो उस समय हम बहुत एकदम से खुश हो रहे हैं। तो ये सब चीजें कंट्रोल कैसे होती हैं? देखो, ये जो सवाल मुझे लगता है कि तुमने पूछा ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आई वुड से यू टू बी लेमैन, ठीक है, तुमने एक पेशेंट वाला सवाल पूछा है कि हाँ वो मेरे मूड को चेंज करता है, बिकॉज यू हैव नोटिस पीपल अराउंड यू हु कैन एक्चुअली गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ पेन। मैं तुम्हें पेन के बारे में और बताता हूँ। नाउ जैसे हमने एक टॉपिक लिया कि पेन किलर लेते हैं तो उसमें किडनी, लिवर और हार्ट को साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट। तुमने मूड स्विंग्स बताए। सेकंड एस्पेक्ट है कि उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट अगर पेन किलर ले रहा है, मूड ठीक नहीं है, पेन हो रहा है, उसने पेन किलर ले लिया, तो लॉन्ग टर्म में वो किडनी लिवर को खराब करे। नाउ द थर्ड थिंग इज दोज हु नो कि पेन किलर के कारण किडनी लिवर पे इफेक्ट पड़ता है या हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, अभी डॉक्टर के फैमिली वाले भी है, ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, सोचते हैं कि वो लोग ना मतलब ऑलमोस्ट डॉक्टर बन ही गए तो उनको साइड इफेक्ट्स पता है। अब क्या है, वो पेन किलर नहीं लेते, मूड स्विंग्स हुए उसके कारण। नाउ आप ये सोचो कि आपके घुटने इतने खराब है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। सोचो वो जो रिवॉल्विंग चेयर के नीचे टायर्स होते हैं एकदम स्मूथ है, नया नया खरीद के लाया, फर्श एकदम स्मूथ है, आपने उसको चलाया और इधर से उधर एक झटके में जाता है। जैसे ही वो टायर खराब हो जाता है, जाम हो जाता है, और यू नीड टू प्रेस हार्ड, उसको घुमाने में मेहनत लगती है। और थिंक ऑफ ए जॉइंट, नी के जॉइंट का, जहाँ पे कंप्लीटली खराब हो चुका है, आपको चलने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, आपको मूवमेंट के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि वो मेरी मसल्स कर रही है, मसल्स एफर्ट करेंगे डेफिनेटली, यस, उनको ब्लड सर्कुलेशन हार्ट भेज रहा है, ठीक है। नाउ हार्ट इज वर्किंग एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज नीडेड, तो हार्ट पे ओवरलोड पड़ गया। हार्ट के डॉक्टर कहते हैं कि चलो, इधर घुटने खराब है, चलने से क्या होता है कि हार्ट पे ओवरलोड पड़ता है। तो रिवर्स वे में पेशेंट्स को हार्ट की बीमारियां, हार्ट के अटैक्स आने ज्यादा कॉमन है आर्थराइटिस में। नंबर 2, अभी एक पेशेंट चलने वक्त आपने बहुत समय देखा होगा, बूढ़े लोग कहते हैं हम ना थक जाते हैं, घुटनों में दर्द है, सांस फूल जाती है, इसलिए नहीं चल पाते। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी ओल्ड है, वो भी 60-70 साल पुराना है, ठीक है, वो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन में चल रहा है, उसको एफर्ट ज्यादा करा रहे, उसके भी फेलियर के चांसेस रहते हैं। नाउ पीपल विल डू, क्या करेंगे, चलना फिरना ही बंद कर देंगे। अंडरस्टैंड? सो दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ आइदर टेकिंग पेन किलर और आइदर इवन नॉट टेकिंग पेन किलर। पेन किलर अवॉइड करके आपने अपने हार्ट को और लंग को एक्स्ट्रा एफर्ट डालवा दिया, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप फंस जाते हो। दैट्स वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट ट्रीटमेंट, एंड नाउ इट इज मे बी ए सर्जिकल ट्रीटमेंट वेयर गेटिंग दीज सर्जरीज विल मेक योर हार्ट लंग ओके। सो लोगों को ये डर लगता है कि मेरे को आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए सर्जरी नहीं करानी। मैं उनको बताता हूँ कि आपको करानी है अगर आप लंबा टिकना है तो, ठीक है। सो कोविड ने ये चीज एक्चुअली मेरे लिए सिंपल कर दी है कि लोगों को ये समझाना इजी हो गया। बट ऐसा भी होता है ना, मतलब जैसे कि जब भी कोई, जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट का टाइम आया, आप ट्रीटमेंट के लिए जाना है, नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, मतलब फॉर अ लेमैन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है, राइट। मतलब मैं अपने फ्रेंड का एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि उसको ना लाइक आफ्टर कोविड उसने इतने स्टेरॉइड्स ले लिए थे कि उसको ना पेन हो रहा था पाँव में बहुत ज्यादा, एंड वो स्टिफनेस आने लगी थी, वो नॉट एबल टू वॉक, पूरा बेड रेस्ट पे आ गया था एक पॉइंट के बाद। तो उसने ना स्टार्टिंग में सोचा डॉक्टर को दिखाता हूँ, तो उसने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इट इज। देन फिर वो बहुत टाइम तक, लाइक 1-1.5 साल तक फिजियोथेरेपी और ये कप थेरेपी और तमाम चीजें कराता रहा, राइट। एंड उसके लिए वाज गोइंग टू कानपुर या बहुत सारी चीजें, बिकॉज फिर आउट ऑफ डिस्कशन ही फिगर्ड आउट कि चलो शायद मैं एक ऑर्थोपेडिक्स में दिखाता हूँ इस चीज को, एंड वहां पे ये चीज डायग्नोज हुई कि उसको एवीएन हो गया है, एंड प्रोबेबली शायद कोविड के बाद एवीएन बहुत सारे लोगों को हुआ। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन है इसका, और यही शायद एक ऑप्शन बचा है।
बट देन हिप रिप्लेसमेंट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ कोर्स, एंड उसमें ये हो भी रहा है कि नॉट एवरीबडी इज एबल टू, मतलब इसमें मिथ बहुत सारे हैं। लोगों को लगता है कि हम बॉडी पार्ट को कुछ भी छेड़ेंगे और दूसरा एक नया बॉडी पार्ट उसकी जगह आएगा तो शायद वो हमें, मतलब उससे कुछ होने नहीं जाना, और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और हेडेक लेना पड़ेगा, दर्द थोड़ा और सह लो। तो करते करते उसको 1 डेढ़ साल लग गया, राइट, इस प्रोसेस में ट्रस्ट करने में कि वाकई में हिप रिप्लेसमेंट ही सॉल्यूशन है इस चीज का। और फिर भी शायद उसको या तो अच्छी काउंसलिंग मिली ग्वालियर में रह के, क्योंकि टीयर 3 में ये बहुत होता है कि लोग ना यहाँ से बहुत जल्दी टीयर 1 सिटीज में जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े उनको जाके दिखाते हैं। और मतलब ये चीज यहाँ पे प्रोबेबली आप गुड़गांव से ग्वालियर आ रहे हैं रेगुलरली आरजेएन अपोलो में, तो आपको भी शायद ऐसे पेशेंट्स बहुत मिलते होंगे जो सिर्फ कंसल्ट करते हैं, बट उसके बाद फिर वो कहते हैं कि चलो हम बाहर ही दिखा लेंगे। मतलब यही चीज भी यहाँ बहुत होती है, ट्रेंड सा बना हुआ है। तो हाउ डू यू थिंक कि मतलब ये चीज सक्सेसफुल है, या पहला तो पॉइंट क्वेश्चन यही था मेरा कि हाँ, डिसाइड कैसे करें किस डॉक्टर को दिखाना है। देखो, मैं समझाने के लिए समझाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तुमने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस कैसे करना है और कैसे राइट डॉक्टर पे पहुंचना है। सेकंड है कि ग्वालियर के पेशेंट बाहर जा रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, वो कैसे यहाँ पे ओपिनियंस ले सकते हैं। सबसे पहला चीज जो है डायग्नोसिस का, मैं बताता हूँ कि डायग्नोसिस जो है पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही डॉक्टर पे पहुंचे। मेनी टाइम्स ऑर्थोपेडिक सर्जन पे, मैं एवियन का एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन वी सी एवियन पेशेंट्स, दे आर ऑलरेडी इन स्टेज 3 या स्टेज 4 जहाँ पे कि हिप रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप पूछेंगे उन पेशेंट से तो उन्होंने हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया होता है, नॉट न्यूरो सर्जन, मेनी टाइम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया होता है, जो कि उनके बैक पेन को ट्रीट कर रहा होता है। बैक पेन रेडिएटिंग पेन की तरह आ रहा होता है। एमआरआई करा रहे होते हैं स्पाइन का, उसमें स्पाइन में भी डिस्क दिख जाती है, बहुत कॉमन है। अगर मैं 100 लोगों का एमआरआई करूं तो 100 लोगों के डिस्क में से कम से कम 90 लोगों को डिस्क मिलेगी, और उसके बाद डिस्क का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट भी उस एमआरआई पे फोकस कर देते हैं, एंड इट इज द लास्ट पर्सन इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन जहाँ पे पहुंचते हैं। मेनी टाइम फिजिशियंस भी ट्रीट कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स ना जो आज के दिन पे गूगल करते हैं ना, आई डोंट से टेल देम कि वो लोग खराब है, गलत है। मुझे लगता है कि हाँ, एक तरह से वो उनका इजीली अवेलेबल, जैसे तुम्हारे ऑन फिंगर टिप्स आप टाइप कर सकते हो मेरे ये सिम्टम्स है, क्या हो सकता है। नाउ इट कैन सजेस्ट प्रोबेबल आंसर्स। ठीक है, एआई के आने के बाद बहुत सारे प्रोबेबल आंसर्स सिम्टम्स के साथ आते हैं, बट डेफिनेटली इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन। ठीक है, नाउ एटलीस्ट अगर आप कहते हो कि मेरा हिप में बटक में पेन हो रहा है और नीचे रेडिएटिंग पेन जा रहा है, तो वो दोनों ऑप्शन दिखा देगा आपको कि भाई आपको स्पाइन की डॉक्टर के पास भी जाना है, आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है। होता है, ठीक है, एंड ऑर्थोपेडिशियन इज अ पर्सन हु कैन एक्चुअली सी स्पाइन पेशेंट्स एज वेल एज एवियन पेशेंट्स। तो आप कंसंट्रेट फोकस करके डायग्नोसिस की तरफ चले जा सकते हो। अब आप ऑर्थोपेडिशियन पे जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये गूगल में बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज होके कि हाँ, उनको कैंसर की चीजें भी पता चल जाती है। ठीक है, बोन कैंसर हो सकता है, तब भी वो पेशेंट जो है गलती से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आया। तो मुझे लगता है कभी कभी गूगल करना भी सेफ है, और वो हमें हेल्पफुल होता है। और मैं बुरा नहीं मानता हूँ जब पेशेंट गूगल करके आता है। कंफ्यूज पेशेंट गूगल पढ़ के जो कंफ्यूज हुआ है, उसका कंफ्यूजन हटाने का काम भी मुझे लगता है वी बीइंग अ डॉक्टर और सर्जन, वी आर द राइट पर्सन हु कैन टेल हिम कि आउट ऑफ दिस 10 थिंग्स, दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड think of. You have this diagnosis, now we talk about this, you read about, again go back and read about avian and come back to me with your questions. आप दोबारा जाओ, पढ़ो, वापस आओ मेरे पास, अब मैं और अच्छा समझाऊंगा तुम्हें। तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि पेशेंट को ना मैं ग्रेजुअली हाई लेवल तक समझा पाता हूँ। एंड आजकल मुझे नहीं लगता कि इंडियन लोगों का जो है आईक्यू इतना खराब है, बहुत अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एआई के कारण दे आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हिच मुझे पहले समझाने में पेशेंट को एवियन मुश्किल होता था। आज के दिन तो मैं इवन एवियन के ट्रीटमेंट को पेशेंट को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक एवरीवन शुड डू। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप अपने डॉक्टर दोस्तों के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, और जरूर ये बात बोलो कि एक बार एग्जामिन कर लो मुझे। ठीक है, एवियन का डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत बढ़िया होता है। एक बार डॉक्टर हाथ भी दे देगा ना, पैर को मूव करके देख लेगा, तो डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सामने आ जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ के पेशेंट ग्वालियर से छोड़ के बाहर जा रहे हैं और उनको ये रहता है कि यहाँ पे मेरा शायद डायग्नोसिस सही नहीं है ना। ठीक है, एंड दिस इज एन एग्जांपल, जैसे तुमने अपने फ्रेंड का बताया कि उनको यहाँ डायग्नोसिस नहीं हुआ, बाहर जाके डायग्नोसिस हुआ, क्योंकि वेस्ट हो गया टाइम और उनका फेथ लूज हो जाता है। मुझे लगता है उनको घबराने की जरूरत है।
दे शुड, देखो एक जगह एक ही शहर में, जरूरी नहीं है शहर बदलने से मेरा वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। मैं बाहर जाके, हो सकता है कि मेरे दिमाग में हो कि बहुत बड़ा एरिया है जैसे दिल्ली गुड़गांव में, वहां जाके ही ट्रीटमेंट हो सकता है। नाउ मी बीइंग ए गुड़गांव पर्सन, मैं गुड़गांव में मेनली प्रैक्टिस करता हूँ और मैं यहाँ पे महीने में एक बार आता हूँ। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे फेथ करके अपोलो स्पेक्ट्रा या आरजेन में मैं ऑपरेट कर सकता हूँ अपने पेशेंट को। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके इनके यहाँ पे सेंटर देखा, सेंटर पे मैंने ये चीज रियलाइज किया कि यहाँ पे कार्डियक सर्जरीज इतनी हो रही है जितनी मेरे हॉस्पिटल में नहीं हो रही। ओह ग्रेट। ठीक है, सो और सबके सक्सेसफुल रिजल्ट्स। जिस दिन मैं आया वहां पे मेरे ख्याल से उस दिन 3 महीने में 100 बाईपास सर्जरीज हुई थी, ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल। सो बीइंग ए सर्जन, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन ये होता है कि पेशेंट को अगर ड्यूरिंग सर्जरी हार्ट अटैक हो गया या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो कौन टेक केयर करे, कार्डियक सेंटर होना जरूरी है। ट्रू। ठीक है, सो फॉर मी इट इज एक्चुअली रिवर्स वे, वो कि मुझे लगा कि यहाँ पे तो एटलीस्ट ऑपरेट करो तो हाथों हाथ पेशेंट को अगर कुछ हुआ तो कोई ना कोई देख लेगा कार्डियक, क्योंकि 24/7 और कार्डियक ओटी ऑर्थोपेडिक के साथ चल रही है। सो दिस इज कॉन्फिडेंस यू गेट ऑन द एरियाज, क्योंकि छोटे एरियाज में ऐसा नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटल से अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है पेशेंट्स का, माइंडसेट चेंज करके यहाँ के डॉक्टर्स पे बिलीव करना शुरू करना चाहिए, और मुझे लगता है दिस इज नॉट बैड। ठीक है, दिस ग्वालियर एरिया इज वेरी गुड, जहाँ पे बहुत अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, एंड वी ऑल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड डूइंग सर्जरीज बिकॉज यहाँ पे सेंटर्स इतने इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है जिसमें कि हम ऑपरेट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड शायद हो सकता है चेंज हो। नाउ अंडरस्टैंड, एक पेशेंट ऐसा है जो कि अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मेरे से यहाँ कराता है, अगर मुझसे यहाँ ट्रीटमेंट कराता है तो एटलीस्ट मैं वहां से गुड़गांव से हर महीने एक बार आ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सर्जन है जो एक एक बार आ रहे हैं महीने में। सो आपका फॉलोअप का इशू नहीं रहता है। ठीक है, आप अगर सर्जरी कराते हो दिल्ली गुड़गांव के दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर सर्जरी करने के बाद आप ही को बार बार जाना है। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, उसके बाद शायद हो सकता है आप ना जाए। सही बात है, वो रहता है। मतलब मेरे फ्रेंड का ऐसा हुआ कि आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट ही रियलाइज्ड कि अभी भी स्टिफनेस है पाँव में, तो वो उसको लग रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, रोज रोज दिल्ली जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? तो उसके लिए नाउ ही इज कमिंग टू ग्वालियर अगेन एंड सीइंग द सेम। सो दैट्स वेयर मैं बोलूँ कि ये जो चेंज है कि आप ट्रीटमेंट वहां से ऐसे सर्जन से कराओ जो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आपने चाहे तो वहां पे मेरे वहां पे आके ऑपरेट कराया, फिर भी आप यहाँ पे फॉलो अप दिखाने आ सकते हो। इससे और अच्छी क्या चीज है? महीने में अगर आप एक बार अपने सर्जन से मिल रहे हो, वही गुड़गांव में भी अगर मैं देखता हूँ पेशेंट को तो 15 दिन में, महीने में एक बार ही देखता हूँ। सही बात है। ठीक है, और उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या एक्सरसाइज करानी है वो तो मैंने गाइड करनी ही होती है, वहां गाइड करता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ। तो दैट इज आई थिंक इज गोइंग टू चेंज, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि विद दिस हॉस्पिटल वी आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज दिस मेंटालिटी। बट ऐसा होता है ना, मतलब कि लाइक एक पेशेंट की अगर नजरिए से देखते हैं अगर, तो उसका ना पेन कई बार इतने लंबे टाइम तक हो चुका होता है कि उसका ना, मतलब ये जो वियर एंड टियर हुआ है हड्डियों का, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस का वियर टियर हो चुका होता है। तो उसको लग रहा होता है कि सब बेकार है, अब तो मतलब आई विल ट्राई में कि मैं अब बेस्ट दूं अपना और किसी बेस्ट डॉक्टर जाके दिखा दूं और कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए इस चीज का। मैं यही तो मतलब बोल रहा हूँ कि कभी भी मैं इस टर्म को यूज नहीं करना चाहता मेडिकल के लिए, आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, ये एक वर्ड है, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स ना पेशेंट को कस्टमर नहीं लेते, पेशेंट लेते, बट देयर इज ए डेफिनेटली फॉलो अप नीडेड आफ्टर द सर्जरी। मैं तुम्हें अपना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बताता हूँ कि मैं बेसिकली जिन लोगों के साथ ट्रेन हुआ हूँ वहां पे सबसे बेस्ट पार्ट था कि आप 1000 पेशेंट ना देखो, आप 100 पेशेंट ना देखो, आप 10 देखो। ठीक है, मगर उस 10 पेशेंट को आप इतने अच्छे से फॉलो अप करो कि उनका 100% रिजल्ट आए। ठीक है, नाउ सी मैंने एक पेशेंट देखा, मैंने 15 दिन पे उसे दोबारा देखा, मैंने उसे 1.5 महीने में दोबारा देखा, 3 महीने पे देखा, 1 साल पे देखा। आई नो कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनमें से भी सारे पेशेंट ठीक चल रहे होते हैं, एक पेशेंट आपको ऐसा होता है जो आपको 15 दिन पे या 1.5 महीने पे लगता है कि इसको दोबारा देखना है बीच में। ठीक है, so you can call those patients. So that is where this after sale service या मैं बोलूँ follow up is very important. So ये जब पेशेंट जब सर्जरी कराने जाता है many time they don't think कि मुझे दोबारा दिखाने जाना है। एंड ऑर्थोपेडिक्स में तो मैं लिख के
स्टैम्प पेपर पे दे रहा हूँ कि आपको डॉक्टर को दोबारा दिखाने जाना पड़ेगा, या आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट वन डे प्रोसीजर. इट इज एक्चुअली, वो लोग जाते हैं सोचते हैं कि हाँ हमने हिप रिप्लेसमेंट करा लिया, नाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग. हाँ राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अरे यही हम होती जब है ना गाड़ी, उससे। हाँ हम जब गाड़ी खरीदते हैं तब भी सर्विस आफ्टर, वो आपको सर्विसिंग के लिए जाना होता है. ठीक है, पहली 3 सर्विस फ्री में आपको मिल रही है. क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं कि आप आओ, ठीक है, गाड़ी दिखाओ, क्योंकि हो सकता है छोटी सी भी फॉल्ट से खराब हो जाए. हर साल करानी है, नहीं तो वारंटी कैंसिल हो जाएगी. इधर यही डिस्कशन जो चल रहा था इसमें आपने अभी ये बात बोली कि गूगल पे जब पेशेंट अपने आप को थोड़ा और अवेयर होके आता है और स्टडी करके आता है तो कहीं ना कहीं आपको भी एक हेल्प मिलती है कि आप उसको और अच्छा बेटर डीप गाइडेंस दे पाओ. बट आजकल ना मतलब गूगल से ज़्यादा एक और चीज़ चल पड़ी है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स. इस पे आदमी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा है कि मतलब मेरे दोस्त या तो ये हुआ था इनफैक्ट कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ही रियलाइज कि अरे मुझे मेरा एवियन ठीक हो जाएगा, सुबह मुझे 1 घंटा धूप लेनी है, A to घी खाना है, हाँ, और मुझे ये आजकल जो ऑर्गेनिक जैगरी ये सब चीज़ें आ गई इन सबको कंज्यूम करना है, तो मैं शायद इससे इतने में मेरा हो जाएगा. ठीक है, ही फॉलोड दिस फॉर 6 months राइट, एंड देन ही वाज लाइक कुछ तो नहीं हो रहा है इससे. तो ये भी एक अपने आप में बहुत डेंजरस चीज होती जा रही है मुझे ऐसा लगता है. देखो, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, देखो व्हाट्सएप पे सबसे इजी, मैं अपने प्रोफेशनल चैम्बर में जब पेशेंट के साथ बैठा होता हूँ ना, मैं बताता हूँ कि सबसे इजी जो चीज है ना, और वो हमारा ब्रेन, तुम अभी सोचोगे हाँ ये भी मेरे साथ भी होता है. सबसे इजी जो चीज है, अगर मेरे को किसी को सर्जरी बोलनी है, ठीक है, सर्जरी बोली है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है पेशेंट के लिए, मतलब वो स्टेप लेना भी. और सोचो किसी को सर्जरी बोली हुई है, सबसे इजी स्टेप क्या है, मतलब मैं एक ए डॉक्टर हो, तुम बी डॉक्टर हो, और मैंने सर्जरी बोली और पेशेंट को तुम्हें कन्विंस करना है सबसे इजीली 1 सेकंड में. ठीक है, 90% पेशेंट उससे कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हारी तरफ अगर तुमने बोला कुछ नहीं करना है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू से एंड इट इज इजी टू फॉलो एज वेल. ठीक है, तो सब माइंड गेम है, जहां पे हमें माइंड में दिखता है कि जो उससे हम डरते हैं, लोगों का सर्जरी से डर है अभी भी. ठीक है, सो डर से अलावा कुछ भी चीज उन्होंने देखी, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, तो वो क्या करते हैं, वो इजीली ग्रैब करते हैं और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये घी खाए, ये खाए, ये कर, वो कर, इससे ठीक हो जाएगा. नाउ ठीक है, एवरीथिंग शुड बी फॉलो, मैं बोल रहा हूँ करो, बट बिफोर दैट इसकी मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस ढूंढो है कि नहीं. नाउ तुमने गूगल किया, तुमने देखा कि इसका कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है. ठीक है, घी का कोई A to घी का कोई एवियन में रोल है कि नहीं, कोई स्टडी तो हो ही नहीं होगी. नाउ यू गो एंड आस्क योर ऑर्थोपेडिक सर्जन कि सर मैंने ये पढ़ा है, ये हो सकता है. 10 डॉक्टर गुस्सा हो जाएंगे, एक उसका जवाब तो दे देगा ना. सही बात है. तो 10 के पास चले जाओ. बिफोर डूइंग एनीथिंग, जहाँ पे तुम्हें सबने सर्जरी बोली है और तुम्हें इजी पे पाथ लग रहा है, एनी टाइम इट वर्क्स, फॉर सम इट वर्क्स, सो यू गो एंड आस्क. हो सकता है कोई एक बंदा बता दे तुम्हें कि हाँ ये सही है, फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर तुम्हें 10 में से 10 मना कर रहे हैं इसको कि मत करो, तो इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, तो मत करो. ठीक है, दैट्स द सिंपलेस्ट वे. क्रॉस चेक. कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, लाइक हम लोग हर अपने पॉडकास्ट में ना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आई एक्सपेक्ट कि आप 1 या 2 वर्ड्स में उन क्वेश्चंस का आंसर्स दें. तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये बोलना, बट ऐसे कई सारे मिथ होते हैं ना जो मतलब लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे. कि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि रेस्ट और एक्सरसाइज फॉर जॉइंट पेन्स. एक्सरसाइज, रेस्ट व्हेन यू हैव एक्यूट पेन, एक्सरसाइज इफ यू हैव ए क्रॉनिक पेन, लॉन्ग टर्म है तो आपको एक्सरसाइज करनी. आइस और हीट फॉर इन्फ्लेमेशन. एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग. जॉइंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो आइसिंग, अगर मैं बैक के लिए, नेक के लिए सोचूं तो हॉट पैक्स, और एक्यूट इंजरी आइस पैक, क्रॉनिक इंजरीज, क्रॉनिक इश्यूज यूजुअली हॉट पैक्स. स्विमिंग और साइकिलिंग फॉर नी पेन्स. वेरी टफ क्वेश्चन. साइकिलिंग बेटर देन स्विमिंग, ठीक है, अलोन, क्योंकि जॉइंट पेन मोस्टली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में होते हैं. स्विमिंग हैज ए बैड वो, इट इंक्रीजेस ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों को नरम करता है वो, बट एक्सरसाइज वाइज इट इज बेटर देन साइकिलिंग. बट इट हैज ए नेगेटिव थिंग, अगर आप सिर्फ स्विमिंग करोगे तो आपकी हड्डियां नरम हो जाएंगी, बिकॉज ग्रेविटी कम हो जाती है पानी में. ठीक है, आप तैरते हो, ग्रेविटी कम हो जाती है. दैट्स
एक्चुअली बैड फॉर बोन, बट इट इज गुड फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन, सारे जॉइंट मूव हो जाएंगे। बट साइकिलिंग में सिर्फ नी होगी, बट वो ग्रेविटी असिस्टेड है, तो नी के लिए साइकिलिंग इज बेटर। साइकिलिंग के बाद स्विमिंग आती है, बट अगर आप डेली साइकिल भी करते हो स्विमिंग भी करते हो तो बहुत तेज चलाओ। शोल्डर पेन के लिए स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग? इट डिपेंड्स क्या हुआ है। अगर मसल टीयर है डेफिनेटली शो ए डॉक्टर फर्स्ट। एंड स्ट्रेंथनिंग, अगर इन जनरल आपको मस्कुलर पेन है तो स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, हाँ, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग विल हेल्प। रेस्टिंग दी जॉइंट और मूविंग दी जॉइंट? ऑब्वियसली मूविंग इज द जॉइंट। देखो, मूविंग इज लाइफ, लिविंग थिंग हम तभी बोलते हैं व्हेन इट इज मूविंग। ठीक है, पेड़ों को हम लिविंग इसलिए नहीं मानते हैं, मानते हैं टेक्निकली, बट वैसे नहीं मानते क्योंकि मूव नहीं कर रहे थे, तो जॉइंट हैज टू बी मोबाइल। ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो फॉर जॉइंट हेल्थ? आई थिंक कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ 2-3 रीजन से हूँ और कार्डियो में थोड़ा सा कम हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि उससे बोन एंड जॉइंट के जो बोन्स है वो भी स्ट्रांग होती है, एंड इट इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का खोखला हो जाने को रोकता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर देन इट, बट अंडर समवन सुपरविजन। इंडिया में अनसुपरवाइज्ड होता है, कार्डियो भी अनसुपरवाइज्ड होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जब ये हार्ट अटैक होकर मरते हैं क्योंकि सिर्फ वो कार्डियो पे फोकस कर रहे होते हैं। 7 डेज एक 1.5 घंटा कार्डियो कर रहे होते हैं, कार्डियो लिमिटेड। ठीक है। सेल्फ केयर और डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर अर्ली पेन? अर्ली पेन ऑलवेज टेक डॉक्टर्स ओपिनियन। अच्छा। एक पुराना डायलॉग होता है, वन स्टिच इन टाइम प्रिवेंट्स 9, ऐसा होता है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा एक वो है कि एक टाका एक ही टाइम पे लगना है, राइट टाइम पे, rather than आप पूरे कपड़े को खराब कर दो। ठीक है, सही बात है। ठीक है। नाइस। तो आपने कभी अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं कभी? हड्डियां तो नहीं तोड़ा, मेरा एक इंजरी, सिग्निफिकेंट इंजरी हुआ था जो कि मेरा लाइफ मतलब स्टॉपिंग इंजरी हो गई थी। दैट वाज मेरी क्लिनिक का ग्लास डोर था, वो टूट के मेरे हाथ में गिर गया, एंड इट लेड टू वन ऑफ माय टेंडन, एक्सटेंसर टेंडन कट गई थी। नाउ उस दिन मैंने रियलाइज किया एक्चुअली एज ए पेशेंट यू शुड ऑलवेज कीप योर काम। ठीक है, कभी भी टेंशन नहीं लेना होता है, क्योंकि उससे मुझे ये रियलाइज हो गया था कि टेंडन तो कट गई है। ठीक है, अब दूसरा है कि टेंडन कट गई है तो हमें मुझे सर्जरी करानी है। नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नथिंग व्हिच इज एब्सोल्यूट मतलब रश। तो सोचो, दिमाग में ढूंढो अपना कौन सा सर्जन सबसे अच्छा है, सबसे वो है ढूंढो। ठीक है, टाइम लो। ठीक है, मैंने मतलब उसके बाद मैं गया, मैंने अपनी ओपीडी भी करी, कटे हुए टेंडन के साथ मैंने ओपीडी करी ड्रेसिंग लगा के। उसके बाद मैंने उसको टाइम लिया, मैंने उसको बोला कि तेरा कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है। उनके पास मैं पहुंचा, सर्जरी कराई, कराने के बाद फिजियोथेरेपी। आई नो द नीड ऑफ फिजियोथेरेपी आफ्टर एनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्योंकि मैंने जो है टाइम काटा है, स्पेंड किया है टेंडन इंजरी के बाद कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बीइंग ए सर्जन मैं ऑपरेट डे 1 से ही कर रहा था इंजरी के बाद। सो मैंने रियलाइज किया कि रिहैबिलिटेशन मतलब गोइंग बैक टू योर वर्क आफ्टर ए ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंजरी के बाद डायग्नोसिस हुआ, अभी शांति से किसके पास जाना है वो सोचना है। सर्जरी के समय कोई भी इंटरफेरेंस डॉक्टर को नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा सवाल सर्जरी करते हो पूछोगे तो हो सकता है वो टेंशन में आ जाए। तो अपने सर्जन को भी रिलैक्स रखना है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं सवाल बाद में पूछूंगा, पहले पूछ चुका होता हूँ। दूसरा रिहैबिलिटेशन परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए फिजियोथेरेपी का कंप्लीट रोल है, क्योंकि मुझे अपने काम पे वापस जाना है। मैं सर्जन हूँ, मैं बैठा नहीं रह सकता। ठीक है, एक ऐसी इंजरी जिससे 1.5 महीना 2 महीना लगेगा ठीक होने में, मेरे लिए मुश्किल है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पेशेंट को भी ऐसा ही चाहिए होता है। एंड लास्टली, एक पिंच ऑफ सॉल्ट हमेशा रखना है कि जो भगवान ने दिया है ना, ठीक है, वो कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं 5 years डाउन द लाइन हूँ, मेरा फुल मूवमेंट है हाथ का, सारी टेंडन अच्छे से चलती है, इवन मैं कैरम को भी गेट कर सकता हूँ, बट इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड टेंडन। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस भी रखना है कि जो भगवान का क्रिएटेड है उसका बेस्ट रिजल्ट भी आई मे नॉट बी एबल टू अचीव दैट। एंड पेशेंट्स को ये चीज जरूरी है जानना, अपने दिमाग में सेट करना कि यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू कंप्लीटली आफ्टर योर ट्रीटमेंट लगे रहना है। ठीक है, परसिवरेंस, एंड अल्टीमेटली आप एक एक्सेप्टेंस रखनी है कि हाँ, इट कांट बी एज गुड एज गॉड्स गिवन, बट इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं यही नहीं कर पाता तो शायद मैं लिखना मुश्किल होता मुझे। बीइंग ए सर्जन छोटी
माइनर सर्जरीज जो मतलब माइक्रो सर्जरीज है उनके लिए मुझे टेंशन होती है। सो एक्सेप्टेंस कि हाँ थोड़ा स्टिफनेस मेरे उसमें रहता है, मुझे मूवमेंट पूरी है मगर ये थोड़ा सा एबनॉर्मल फील करते हैं, दैट्स एक्चुअली आई एम हैप्पी विद। बट जैसे ये तो एक चलिए एक एग्जांपल हो गया कि स्ट्रेस का भी असर हड्डियों पे हो सकता है कहीं ना कहीं, बट ये यूजुअल लाइफ में भी होता है कि मतलब स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके बोन्स पे असर डालता है। देखो स्ट्रेस तो हर एक चीज पे असर डालता है, ठीक है। स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हो, वर्कआउट का स्ट्रेस हो, दोनों चीजों में गड़बड़ हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस का डायरेक्टली तो मुझे लगता है कि नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्यूरिंग स्ट्रेस एक तो एक्टिविटी इनएक्टिविटी में चले जाते हैं कि वो अपनी डेली जो एक्सरसाइजेस है उनको अवॉइड करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेस के साथ लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग वो और ज्यादा स्मोक करते हैं। स्मोकिंग इज डिलीटेरियस टू बोन एंड जॉइंट, कार्टिलेज भी खराब करता है, बोन्स को सॉफ्ट भी कर देता है, ऑस्टियोपोरोटिक। कुछ लोग आगे बढ़ के अल्कोहल भी पीते हैं, उससे भी बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती है। तो स्ट्रेस हटाने के लिए आप जो भी काम करेंगे वो जो है हो सकता है कि जॉइंट्स के लिए खराब हो। एंड लास्टली स्ट्रेस अगर रहेगा, आप सोएंगे नहीं सही से, तो मसल्स की रिकवरी है, जॉइंट्स के जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं डेली एक्टिविटी से वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोना भी जरूरी है। तो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली यस इट इज ए कॉज ऑफ वरी फॉर बोन एंड जॉइंट पेन्स एज वेल। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मतलब ये जो रेगुलर बीमारियां हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी सारी अभी, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको क्या लगता है कि आपने सही करियर चूज किया या कुछ और बनने का मन था या गलत आ गए? मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेटर और कुछ अपने लिए सोचा था, ठीक है। जो आज मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं सर्जन ही क्यों बना, ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी ज्यादा सर्जन क्यों बना। मैं मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, ठीक है, बट ही वाज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। मैं ये देखता था कि फिजिशियन मेडिसिन के जो डॉक्टर थे और सर्जन के जो थे ना, दो कैटेगरीज थी। फिजिशियंस जो थे वो डायग्नोसिस करते थे, उसके बाद वो लोग ट्रीटमेंट में दवाइयाँ देते थे और दवाइयों के असर का वेट करते थे, ठीक है, लाइफ को चेंज करने के लिए कि हाँ इन दवाइयों का असर हुआ तो पेशेंट ठीक होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। बट नथिंग ऑफ दैट कि उनके हाथ से वो कुछ कर रहे हैं जिसके कारण लाइफ चेंजिंग थिंग्स हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि सर्जन ही एक ऐसा कर सकता है कि उसने अपने हाथ से कुछ ऐसा किया है जिससे पेशेंट की लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये चेंज लोगों के फेस पे देखता हूँ, ठीक है। मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है जब पेशेंट के फेस में स्माइल आती है। जो डरा हुआ पेशेंट आता है मेरे पास, एकदम डर के सर्जरी नहीं करा रहा होता है, बहुत सालों से अवॉइड कर रहा होता है, और उसके बाद जो सर्जरी करा के जो फर्स्ट स्माइल आती है उनकी कि अरे यार यही था तो पहले क्यों नहीं कराई, दैट इज व्हाट आई वांट। मुझे वो और ज्यादा एनकरेज करती है कि और अच्छा रिजल्ट निकालूं, और ऐसे पेशेंट्स में निकालूं जो बहुत दिनों से परेशान है। सो डूइंग समथिंग by my hand to change the life is actually was motivation for me to be a surgeon, not to be a doctor in fact. सिर्फ सर्जन बनने के लिए मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था। मतलब मैंने जो टॉपिक रखा था आज का जिंदगी और जॉइंट पेन, ये सोच के रखा था कि लोग जिंदगी में जॉइंट पेन से कितने दुखी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कहीं कहीं रेलेवेंट टॉपिक हो गया जिंदगी और जॉइंट पेन की। आपने एक मिशन पे हो आप कि हाँ यार मुझे लोगों के फेसेस पे स्माइल लेके आनी है, और जो इंट्रैक्शन मैंने दिया था कि पिछले 16 ईयर से आप लोगों की जिंदगी और जॉइंट पेन दोनों को ठीक कर रहे हैं, तो शायद वो एक बहुत आप्ट इंट्रोडक्शन था। हाँ, मैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के हेल्प कर पाता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपने कॉलेज टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉलेज में क्या होता है कि आपकी बड़ी एक क्लास होती है, 60-70-80-90 लोगों की क्लास होती है। तो उसमें क्या होता है कि क्लिनिक्स बोल के एक चीज होती है जिसमें आप डॉक्टर्स के साथ राउंड पे, सीनियर डॉक्टर्स के साथ आप राउंड पे जाते हो एज ए मेडिकल स्टूडेंट, और पीछे से केसेस को देखते हो। नाउ एक वाकया मैं बता रहा हूँ जिसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टीचर था जो बहुत गाली देता है, ठीक है। नाउ क्लिनिक्स की अटेंडेंस जो 75% पे होती है कि आपको साल में 75% क्लासेस अटेंड करनी है, इट इज नॉट 90%। जो थ्योरी की क्लास 90% अटेंडेंस होती है, यहाँ पे 75% होती है। पीपल टेंड टू लीव, हफ्ते में एक जो खराब प्रोफेसर था उसकी क्लास छोड़ देते थे यार यहाँ जाके तो गाली पढ़नी है, और अगर 6 महीने में इसकी 10 क्लास मिस करी है तो 70 मतलब 80-90% फिर भी अटेंडेंस हो जाती है। बट मैं उसमें भी जाता था, ठीक है। सो लोगों ने जाना बंद कर दिया, मैं अकेला जाता था उसमें, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी, और मुझे हमेशा ये बोलते बाकी लोग कहाँ है, ठीक है। तो मुझे गाली मार के भगा देते थे कि जाओ बाकी लोगों को लेके आओ फिर आना। तो मैं एकदम ढीठ की तरह ना मैं खड़ा होकर सिर्फ राउंड पे
फिर भी सुनता रहता है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, गाली खाने के बाद। एंड दैट डे आई मेड दिस पॉइंट एज माई मोटो इन लाइफ कि अगर 100 लोग खड़े, उनमें से कोई आपकी बात नहीं सुन रहा मगर एक आदमी सुन रहा है, या आपने किसी ऐसी जगह पे क्लास ले रहे हो जहाँ पे एक ही आदमी सुन रहा है, या मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप में टॉक शो में जाता हूँ जहाँ पे कोई नहीं आया आपका जैसे जूनियर कोई डॉक्टर जैसे इनिशियल स्टेज में जाता है तो बहुत लोग कहते हैं अरे यार इसको क्या सुनने जाना है, मगर एक अंकल जी जो फ्री बैठे थे ना वो आ गए, आई विल टीच हिम एज वेल, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है वो 100 लोगों को किसी को नहीं सिखा सकता, but एक आदमी अगर सीख रहा है और एक आदमी अगर ठीक हो रहा है तो लाइफ चेंजिंग उसके लिए तो होने वाली है। एंड आई डिड द सेम थिंग, मैं उनकी क्लास में हमेशा गया, हर रोज उन्होंने गाली देके मेरे को बोला भाग जाओ पहले सबको लेके आओ फिर आना, किसको किसको लाता, बट मैंने ये रियलाइज किया कि मैं खड़ा रहने से ना 2-4 पेशेंट्स की प्रॉब्लम देखता था जो कि हो सकता है कि लाइफ में आगे यूज हो जाती है। दैट इज ए मोटो इन योर लाइफ, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों ने मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है जिससे मैं पेशेंट से कनेक्ट हो पाता हूँ। एंड आई फील 100 को मत समझाओ, ये वीडियो भी जैसे हम बना रहे हैं आई डोंट बिलीव कि ये मासेस में देखे लोग, ठीक है, बट एक आदमी देखेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो आई कांट चेंज एवरीवन, आई कांट ऑपरेट ऑन एवरीवन, बट आई कैन मेक डिफरेंस इन वन लाइफ एंड दैट इज व्हाट इज ग्रेट। हम लोग जैसे मतलब आजकल ये कंसेप्ट चल पड़ा है ना, मतलब कि जितने भी मूवीज बन रही हैं या डेली शोज बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, कि क्योंकि लोगों को आदत है एक साथ दो स्क्रीन देखने की, वो टीवी पे कुछ देखते हैं और साथ साथ में बीच में 2 मिनट के लिए मोबाइल भी देखते रहते हैं। तो लेकिन मूवीज जो बनाई जा रही हैं, जो स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, इस तरह से लिखी जा रही है, कुछ छूटता नहीं है। आप 2 मिनट बाद देखो तो आप वहीं पे होगे जहां पे आप होते हो, तो वो बनाया ही उस तरीके से जा रहा है। और अगर मोबाइल फ्रेंड नहीं होती है स्क्रिप्ट तो वो शायद परफॉर्म भी नहीं करती वो मूवीज, या लोग लगता है नहीं बोर हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आना बंद हो जाता है पॉइंट के बाद। तो जो इससे ऐसी ये जो लेक्चर्स होते हैं कॉलेजेस में, मतलब हमारे इंजीनियरिंग में तो बड़े बंक फ्रेंडली लेक्चर्स होते थे, एक आध लेक्चर छूट गया तो फर्क नहीं पड़ता था, बट ऐसा होता है मेडिकल में कि एक आध लेक्चर छूट जाए तो अगले दिन ज्वाइंट जुड़ ही नहीं रहा है। हाँ मतलब ऐसा है, देखो दोनों ही चीजें वो है। मुझे लगता है कि अगर महाभारत वाले टाइम में जाए, अभिमन्यु वाला जो एपिसोड है अगर वो देखो तो उसमें क्या है कि उसको पता था कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर घुसना है, निकलने का नहीं पता था। तो एमबीबीएस में मैं तुम्हें ऐसे मल्टीपल वो दे दूंगा, एग्जांपल्स दे दूंगा जिसमें हो सकता है मैं भी बड़ी बड़ी जगह पे मुझे ये पता है कि हाँ एंटर कैसे करना है, बट निकलना नहीं आता है, तो निकलते हुए दिमाग लगाना होता है। बट इसीलिए जो है जितना आप पेशेंट के साथ रहोगे अपने मेडिकल कॉलेज टाइम में, अपने पेशेंट्स के साथ बात करोगे, खड़े रहोगे, ठीक है। एक 3 इडियट्स मूवी में मुझे डायलॉग याद आता है आमिर खान का, वो कहता है कि नॉलेज जो है ना चारों तरफ बट रहा है, हाँ। तुम्हें जितना उठाने का उठा लो, बाकी छोड़ दो। एंड आई बिलीव इट एंड इट इज ट्रू, जितना नॉलेज आपको उठाना है उठाओ। मेडिकल कॉलेज में भर के वो मिलता था, ठीक है, कुछ लोग छोड़ देते थे, तुम्हें जितना उठाना है तुम उठा लो, ठीक है। तो मैं लगता है कि मैं वो पूरा फॉलो करता था पहले से ही, मुझे देखने से पहले से ही। तो जितना तुम्हें गैदर करना है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ किताब में मिल जाएगा, जैसे मैं मुझे बोलो ये डॉक्टर साहब एक किताब की डेफिनेशन बता दो, नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, कि जो किताब में मिल जाएगी वो तो कभी भी खोल के देख सकते हैं, ठीक है। जो चीजें आप पेशेंट के सामने खड़े होकर देख सकते हो वो मुझे लगता है कि कहीं और मिलेगा। टीचर्स का एक्सपीरियंस वास्ट होता है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें देखी होती है और ऐसे ही बातों बातों में बहुत सारी चीजें वो लोग बता देते हैं। सो स्टेइंग विद सीनियर्स, उनकी बातें सुनना वो भी बहुत मजेदार होता है, एंड यू लर्न विद दोस थिंग्स। ग्रेट। तो लाइक लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इतने सालों का, और उसके बाद फिर ये जो इतने सारे लेक्चर्स नहीं छोड़ने का भी जो आपने इतना सारा नॉलेज गेन किया है, तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि इनकी ज्वाइंट हेल्थ हमेशा अच्छी रहे? देखो मैं कुछ चीजों पे बहुत पर्टिकुलर, एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, दैट इज विटामिन डी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी ये देख रहे हैं, एटलीस्ट विटामिन डी रेगुलर इंटेक करें। 30 to 100 इज नॉर्मल रेंज, एटलीस्ट 50, 60, 70 का रेंज जरूर मेंटेन करें, ठीक है। एक विटामिन डी सिंगल ऐसा है, अब तो खैर कोविड के कारण लोग इम्यूनिटी के लिए नहीं लगे, पहले मैं विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंशन के लिए देता था, जॉइंट पेन प्रिवेंशन के लिए देता था, एंड टुडे आल्सो इट स्टैंड्स ट्रू कि विटामिन डी इंटेक होना चाहिए। हम लोग इंडिया में सनलाइट एक्सपोजर जब बोलते हैं तो हम लोग गर्मी यूवी रेज नहीं ले रहे थे, हम लोग इंफ्रारेड गर्म रेज ले रहे थे। तो यूवी रेज तिरछी किरणों में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में मिलती है, उस समय सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा था या फुल बॉडी एक्सपोजर पॉसिबल नहीं। तो विटामिन डी का रेगुलर इंटेक ले, कुछ ज्यादा
पढ़े लिखे लोग होते हैं जो लोग अपने कॉन्शियस होते हैं कि टॉक्सिक लेवल नहीं है, बार बार चेक करा लो। वैसे भी तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो भी करा लो। विटामिन डी को हायर रेंज पे रखना है। विटामिन डी से जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। Okay. मुझे लगता है कि सबको अपना विटामिन डी अच्छा रखना चाहिए इन जनरल, और उसे हंसी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे घर में सबका कम है या मेरे ऑफिस में सबका कम है। आई थिंक वी शुड मेक दिस वो हैबिट टू हैव ए गुड विटामिन डी लेवल, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, बोन जॉइंट की आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे होंगी। सो दीज आर द थिंग्स। हाई प्रोटीन डाइट पे रहें एंड एक्सरसाइजेस रेगुलर करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो। दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई फील पेशेंट्स को या लोगों को करना चाहिए टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, आज हम हमारे बीच में आए, एंड आई होप ऐसी बहुत सारी अच्छी नॉलेज हम फिर से नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे आप सबके लिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रूट टू ए स्क्वायर के। थैंक यू।